पुरानी हवेली। आजमगढ़ में 400 साल पुरानी एक हवेली थी। लोग उसे अंग्रेजों के जमाने वाली हवेली कह के पुकारते थे। हवेली काफी पुरानी और सुनसान थी, इसीलिए कोई भी उस हवेली की तरफ नहीं जाता। बस आजमगढ़ के नशेड़ी, गंजेड़ी और बेवड़े लोग उस हवेली में दिन रात पड़े रहते थे, हंगामा करते थे। राजू दादा, कोई अंग्रेज अधिकारी इस हवेली में अपनी आइटम लेकर आया था, सच था क्या? भाई बोतल कसम, मेरे दादा ने बताया था। क्या औरत थी भाई वो, अरे आग थी आग, अरे मानो कपड़े में लिपटा सोना। जॉर्ज नाम का कोई अंग्रेज लेकर आया था उसे। दोनों प्यार करते थे, काफी दिन दोनों साथ रहे। फिर किसी काम से जॉर्ज को जाना पड़ा और वो वापिस ही नहीं आया। फिर उस लड़की का क्या हुआ? उसका क्या होना था है? कुछ दिन ऐसे ही हवेली में शराब पीकर पड़ी रही और फिर रोने लगी। गांव में आधी रात में घूमती थी भाई उसकी आवाज। तो क्या लोगों ने उसकी मदद नहीं की? अरे फटती थी लोगों की अंग्रेजों से। हवेली की परछाई में भी खड़ा नहीं रहता था कोई। ओ, फिर आगे क्या हुआ? अबे होना क्या था, नशे में पागलों की तरह चीखती चिल्लाती रही और फिर अचानक एक दिन उसकी आवाज ही शांत हो गई। वो क्यों? अबे हमारे जैसे आवारा लड़कों ने उसकी हालत का फायदा उठाया। अमावस की रात देखकर 4-5 हवेली के अंदर घुसे और उसकी इज्जत लूटकर उसे मारकर हवेली में दफना कर चले गए। तब से ये हवेली सुनी पड़ी है, ना जॉर्ज आया ना दूसरा कोई और। कहानी और शराब के प्रभाव से राजू के पंटर डर गए। रात भी काफी हो गई थी, अंधेरा था। छोटू ने माचिस जलाई, तभी कोई पीछे से आया और फूंक मारकर चला गया। ये फूंक किसने मारी? अबे फूंक कौन मारेगा, हवा से बुझ गई होगी। साला गिलास नहीं दिख रहा है ठीक से। छोटू ने फिर से माचिस जलाई। रोशनी में उसने देखा कि राजू के पीछे कोई लड़की बैठी उसकी तरफ देखकर हंस रही थी। कौन है? अबे कहाँ? अरे राजू दादा के पीछे। मेरे पीछे हैं? राजू ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे कोई नहीं था, लेकिन जैसे ही उसने सामने देखा उसके सामने एक लड़की का चेहरा आ गया। राजू दादा, क्या हुआ? राजू काफी डर गया था, फिर भी हंसते हुए बोला, अरे कुछ नहीं, मैं तो बस डरा रहा था तुम्हें। चलो चलते हैं यार। क्या हुआ राजू दादा, लगता है तुम दोनों को चढ़ गई है। ऐसा कहकर बंटी ने नीचे अपनी बोतल देखी तो बोतल वहाँ नहीं थी। अरे मेरी बोतल कहाँ है? अरे हमें क्या पता, बोतल संभाल नहीं पा रहा और बोलता है चढ़ी नहीं है। तभी बंटी ने देखा कि उसकी बोतल हवेली के दूसरे कमरे में रखी हुई है। क्या यार, क्यों खेल रहे हो मेरे साथ? वो देखो, बोतल उस कमरे में है। तो जाना लेकर आ। बंटी बोतल लेने के लिए दूसरे कमरे में आया। जैसे ही बोतल उठाकर वो पीछे मुड़ा, उसकी चीख निकल गई क्योंकि उसके पीछे एक भयानक भूतनी खड़ी थी। भूतनी झट से रूप बदलकर एक खूबसूरत लड़की बन गई और बंटी के गले लग गई। डर के मारे बंटी की आवाज नहीं फूट रही थी। जॉर्ज, जॉर्ज डार्लिंग, आई लव यू। मैं जॉर्ज नहीं हूँ, छोड़ो मुझे। पता है तुम जॉर्ज नहीं हो, जॉर्ज तो तुम्हारे पीछे खड़ा है। बंटी ने पीछे मुड़कर देखा तो पीछे जॉर्ज का भयानक भूत खड़ा था। बंटी चीख पाता उससे पहले ही जॉर्ज का भूत बंटी के शरीर में घुस गया और बंटी लड़की की तरफ देखकर मुस्कुराया। लड़की भी मुस्कुराते हुए भयानक भूतनी बन गई और फिर गायब हो गई। इधर राजू और छोटू बंटी को पुकार रहे थे। ए बंटी आना, ए बंटी बोतल मिली क्या रे? ए बंटी। लगता है बंटी वही बोतल के साथ लुढ़क गया। तभी बंटी बोतल लेकर आया
उसकी आंखें, उसका रवैया, सब कुछ बदल चुका था। बैठ बंटी। बंटी, तू हमको पागल समझता है? हाँ क्या रे साला, मैंने तुमको ये कहानी क्या सुनाई, तुम लोग मुझे ही बनाने लगे। ये माचिस बुझाकर बोलता है किसने बुझाई, तू बोतल उधर रख कर आया और फिर बोलता है बोतल किसने छिपाई। सब नौटंकी है साला। राजू दादा, झिलमिल की इज्जत लूट कर उसे दफना दिया उन लोगों ने। उसी रात जॉर्ज लौट कर आया और उसने झिलमिल को हवेली में दफनाया हुआ पाया। वह सह ना सका और उसने भी झिलमिल के साथ गाड़ लिया खुद को। अबे क्या बक रहा है, कौन झिलमिल? वही लड़की जिसे जॉर्ज हवेली में लेकर आया था। ये सुनकर राजू और छोटू जोर जोर से हंसने लगे। ए बंटी, माल फूक के आया क्या? हैं? अच्छा चल बता, किसने बताया तुम्हें ये? हैं? जॉर्ज ने बताया। हैं? जॉर्ज कहाँ है? मेरे अंदर। और झिलमिल कहाँ है? वो देखो, आपके पीछे। ये सुनकर राजू जोर जोर से हंसने लगा। ए छोटू, देख बंटी क्या बक रहा है। वो लड़की मेरे पीछे है। लेकिन छोटू को साफ सूंघ गया था। राजू दादा पीछे देखो। राजू ने पीछे देखा तो सच में उसके पीछे झिलमिल का भूत खड़ा था। राजू जोर से चिल्लाया। तभी पीछे से बंटी ने बोतल से राजू का सिर फोड़ दिया। कांच के टुकड़े टुकड़े हुए और राजू भी फर्श पर बिखर कर मर गया। ए बंटी, अरे ये क्या कर दिया तूने? हाँ? बंटी नहीं, जॉर्ज। तभी झिलमिल का भूत छोटू की तरफ बढ़ने लगा। छोड़ो मुझे, मत मारो, मैं कभी नहीं आऊंगा यहाँ। छोड़ो। मैं तो चाहती हूँ तुम यहाँ से जाओ ही मत। मतलब? हाँ? झिलमिल का भूत छोटू के शरीर में घुस गया और अचानक छोटू का रवैया बदल गया। वो बंटी की तरफ देखकर मुस्कुराने लगा। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में भर लिया। हमें इंसानी शरीर मिल गया झिलमिल। कितने साल तड़पे हैं एक दूसरे को छूने के लिए, आज ये दो जिंदा शरीर मिल गए। अब हम एक दूसरे से कभी जुदा नहीं होंगे। सालों साल इसी हवेली में साथ रहेंगे, एक साथ रहेंगे। मुझसे और इंतजार नहीं होता जॉर्ज। चलो, मुझे बेडरूम में लेकर चलो। बंटी ने छोटू को अपनी बाहों में उठा लिया और वो छोटू को लेकर हवेली के अंदर वाले कमरे की तरफ निकल पड़ा। पुनर्जन्म कहानी है पूना की एक मिडिल क्लास सोसाइटी की। 40 साल का अजीत अपनी पत्नी मंदा के साथ लंच खत्म करके मीठी मीठी बातें कर रहा था। मंदा, आज मैं बहुत खुश हूँ। ऐसा लग रहा है सारा बोझ हल्का हो गया। इसलिए तुम्हें मुझे थैंक यू बोलना होगा। वो क्यों? साइकाइट्रिस्ट के पास जाने का आइडिया मेरा जो था। ये सुनकर अजीत रोमांटिक होते हुए बोला। ओह, तो तुम्हें थैंक यू चाहिए। मंदा डार्लिंग, आज रात भर थैंक यू देने का मन है मेरा। मंदा खिलखिलाकर हंसती हुई बोली। तो जाकर बेडरूम में इंतजार करो, मैं दरवाजे बंद करके आती हूँ। अजीत बेडरूम की तरफ निकल गया और मंदा दूसरी तरफ निकल गई। बाहर के सारे लाइट्स और बाकी खिड़की दरवाजे अच्छे से चेक करने के बाद मंदा हॉल का दरवाजा बंद करने ही वाली थी कि तभी अचानक मंदा को झट से किसी ने पीछे खींच लिया। वो था अजीत। क्या कर रहे हो? ये दरवाजा बंद मत करना। अजीत, तुम फिर से वही हरकत कर रहे हो। बहस मत करो, चुपचाप अंदर जाकर सो जाओ। मंदा कुछ भी नहीं बोली। वो सीधे बेडरूम की तरफ निकल गई। पागल औरत, कोई अपना घर के बाहर खड़ा हो तो दरवाजा बंद नहीं करना चाहिए, उसे अंदर लेना चाहिए और फिर दरवाजा बंद करना चाहिए। मन्नू, अंदर आ जाओ। और अचानक बाहर से किसी ने हॉल में कदम रखा। वो था किसी 55 साल के बुढ़े का काफी भयानक भूत। अजीत, क्या मैं अंदर आ सकता हूँ? मन्नू, तुम ऑलरेडी अंदर ही हो।
अजीत, तुम समझे नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ। मैंने पूछा क्या मैं तुम्हारे अंदर आ सकता हूँ? इधर बेडरूम में मंदा काफी अस्वस्थ होकर बैठी थी। उसने डॉक्टर मनीष को कॉल किया। अब हेलो सर, मैं मंदा बोल रही हूँ। हाँ मंदा जी, बोलिए। अजीत फिर से बहक गया है। क्या करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा। वो घर का दरवाजा बंद ही नहीं करने दे रहा। डोंट वरी, उसे जो करना है उसे करने दीजिए। हमारी ट्रीटमेंट काम करेगी, भरोसा रखिए। वो कुछ नहीं करेगा, थोड़ी सी मनमानी और फिर थक कर सो जाएगा। आपने मेडिसिन दी है ना? मेडिसिन का नाम सुनते ही मंदा का दिल अचानक बैठ गया। हे भगवान, सारी मेडिसिन तो अजीत के पास है। अजीत, अब मैं आ गया हूँ। पिछला जन्म इस जन्म से मिल चुका है। मैं महसूस कर पा रहा हूँ तुम्हारी इस जन्म की आत्मा कितनी तड़प रही है अंदर। लेकिन चिंता मत करो, एक एक करके मैं उस आत्मा की सारी पहचान मिटा दूंगा, बिल्कुल इस मेडिसिन की तरह। अजीत के पीछे मंदा काफी भयभीत खड़ी थी। अजीत, पीछे मत देखो। मन्नू, मंदा आई है, मुझे उससे बात करने दो। नहीं, उसे नहीं देखना है। मन्नू प्लीज, मैंने तुम्हें अपने घर और शरीर में जगह दी क्योंकि मैं तुम्हें पहचान गया। तुम मेरा पिछला जन्म हो, लेकिन इस जन्म का भी तो मेरा कोई अस्तित्व है। मंदा मेरी जिम्मेदारी है। अजीत, ये क्या चल रहा है? मंदा तुम जाओ यहाँ से, मैं तुम्हें बेडरूम में आकर मिलता हूँ। नहीं, मैं यहाँ से कहीं नहीं जाऊंगी। तुम पागल हो गए हो। सारी दवाइयाँ जला दी। मैं डॉक्टर मनीष को कॉल करती हूँ, वही तुम्हारा इलाज करेंगे। ऐसा कहकर मंदा ने मोबाइल निकालकर कॉल किया और मन्नू गुस्सा हो गया। मैं छोड़ूंगा नहीं तुम्हें। मंदा बचाओ मुझे, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई मंदा। मैंने मेरे पिछले जन्म को इस जन्म का शरीर दे दिया। अब वो मुझे फिर से 100 साल पीछे मेरी उस दुनिया में ले जाना चाहता है जिसे मैं शरीर के साथ छोड़ आया था। ये मनीष कॉल क्यों नहीं उठा रहा? मंदा, ये मन्नू मुझ पे हावी हो रहा है। मेरे सामने आओ मंदा, मैं तुम्हें देखना चाहता हूँ। नहीं अजीत, वो सामने आ गई तो मैं संभाल नहीं पाऊंगा। इतने सालों बाद मिले हो तुम मुझे, मैं तुम्हें छोड़ना नहीं चाहता। मंदा बचाओ मुझे। डोंट वरी अजीत, मैं कुछ करती हूँ। तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं, अब मैं तुम्हें मिटा ही दूंगा। मंदा मेरे सामने आओ, मुझे ताकत मिलेगी। मुझे डर लग रहा है अजीत। मन्नू अजीत का शरीर लेकर पीछे मंदा की तरफ बढ़ने लगा और मंदा भाग पाती या फिर अजीत उसे बचाने के लिए जोर लगाता, उससे पहले ही उसने मंदा का गला पकड़ लिया। अजीत, क्या कर रहे हो? छोड़ो मुझे छोड़ो। मन्नू छोड़ो उसे, मन्नू छोड़ो। मंदा और अजीत चीखते रहे, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। मन्नू ने अजीत के हाथों से मंदा के गले पर अपनी पकड़ और ज्यादा मजबूत की और मंदा को तड़पा तड़पा कर मार डाला। जैसे ही मंदा की लाश नीचे गिर गई, अजीत को जोरदार सदमा पहुंचा। बस एक ही आखिरी चीख निकली अजीत की और उसके शरीर से अपनी आवाज चली गई, हमेशा हमेशा के लिए। मंदा के साथ साथ अजीत भी शांत हो गया। अब बचा है सिर्फ मन्नू को दोबारा जन्म मिल गया। अब मन्नू अजीत को उसकी पुरानी दुनिया में ले जाएगा और वही करेगा जैसे मन्नू चाहता था। तभी अचानक तेज हवा चलने लगी
मौसम बदल गया और बाहर से घर के अंदर एक औरत की आत्मा गुनगुनाती हुई अंदर आ गई। मन्नू, मेरे मन्नू, मन्नू रे, मेरे मन्नू। वो आत्मा मन्नू के सामने आकर खड़ी हो गई। सुजाता, तुम यहाँ क्या कर रही हो? जहाँ मन्नू वहाँ मैं। इस जन्म में भी तुम मेरा पीछा नहीं छोड़ोगी। तुम्हारी वजह से कुछ नहीं कर पाया मैं जिंदगी में। घर, संसार, बीवी, बच्चे, बस इतना ही नहीं था मन्नू। चिंता मत करो मन्नू, मैं तुम्हारी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तो क्यों आई हो यहाँ? इस जन्म का अपना शरीर लेकर उस दुनिया में जाने के लिए जो तुम्हारी वजह से मैं जी नहीं पाई। इस जन्म का शरीर? हाँ, मंदा मेरा अगला जन्म है। उससे मारकर तूने उसका शरीर खाली कर दिया। अब मैं उसका शरीर लेकर निकल जाऊंगी। स्वार्थी औरत, मरने के बाद भी खुद के दम पर कुछ ना कर सकी। जा, शरीर ले और निकल जा यहाँ से। आत्मा नीचे गिरे मंदा के शरीर में जाकर लेट गई और फिर शरीर के साथ उठ गई। चल मन्नू, अब मैं अपने रास्ते, तू अपने रास्ते, बोलकर भी अब दोबारा मिलना नहीं। और फिर दोनों मंदा और अजीत के घर से बाहर निकले और मंदा और अजीत का शरीर लेकर मन्नू और सुजाता अपने अपने रास्ते, अपनी अपनी दुनिया में निकल गए।